नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। जो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है, उसके दूतावास पर हमला कर दिया है। हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ईरान ने जो धमकी दी है कि 24 से 48 घंटे के आसपास में हम इजराइल को दूतावासों पर हमला करेंगे, तो इससे कहा जा रहा है कि एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अब तक लड़ाई थी वो इजराइल और फिलिस्तीन की थी, मगर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की कैसे होगी, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि ये घटना हुई। तो इजराइल जो है उसने सीरिया, इसके अंदर ईरान की जो एम्बेसी थी, दूतावास दमिश्क में थी, उस पर हमला कर दिया। इस हवाई हमला में कम से कम इनके 10 बड़े नेता थे, वो मारे गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसे कई सारे हमले किए गए थे। मगर यहाँ पर इस हमले के बारे में जो इजराइल है उसने मना कर दिया कि ये हमला हमने नहीं किया है। अब इसी के जो खुंदक के तौर पर आप देखेंगे, जो वहां पर के जो सबसे बड़े नेता है ईरान के, आयतुल्ला अली खमेनी, इन्होंने कहा है कि हम इस जो हमला है उसको ईरानी धरती पे हमले के बराबर मानेंगे और हम आपसे बदला लेने के तौर पर हम आप पर हमला करेंगे। इन्होंने इस हमले की धमकी नहीं दी। ये धमकी के बारे में जो बताया वो अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट है उसने बताया है कि 24 से 48 घंटे में शायद से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें जान माल की हानि हो सकती है इजराइल को। तो ये था हालिया घटना। मगर इससे पहले कि ये घटना शुरू हुई, वो तो शुरू हुई थी जब इजराइल का जन्म हुआ, यानी 1948 के पास से। मगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिडल ईस्ट है, ये जो मिडल ईस्ट का एरिया यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर ऐसा क्या है कि अशांति क्यों बनी है। और अशांति बनने का जो कारण है मेन, वो है इजराइल। और इजराइल इतना छोटे से एरिया के अंदर बसा हुआ जो देश है वो, मगर इजराइल एक छोटा सा देश है, मगर इसने यहाँ पर इनकी सबकी नाक में दम कर रखा। तो यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन विवाद को पहले समझो। ईरान का पक्ष अभी यहाँ पर हम सामने एक बार और लाएंगे कि ईरान के साथ क्यों इनके जो संबंध है वो बिगड़ गए इतने ज्यादा। तो ये जो मैप है वो इजराइल का है, ये इजराइल है। यहाँ पर गाजा पट्टी अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लो आप, ताकि हमें कुछ कुछ समझ में आ जाए। तो जब इजराइल बना 1948 के आसपास में, अभी बना नहीं है, मतलब शुरू के अंदर ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं। मगर यहाँ पर जब देखेंगे 2008 तक भी आप ये जो मैप में मैंने लगा रखा वो देखेंगे, तो ये जो व्हाइट पोर्शन है ये सारा का सारा यहूदियों का है। जबकि यहाँ पर जो व्हाइट पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कितना कम है। तो यहूदियों ने पूरे पैलेस्टाइन में यानी फिलिस्तीन में पूरे का पूरा कब्जा कर लिया है। तो ये कब्जा क्यों किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर एक मेन चीज है, यहाँ पर जेरूसलम। जेरूसलम में यहाँ पर इनका मंदिर है जिसे ये तीनों धर्म के लोग अपना मानते हैं। और मेन विवाद जो था काफी साल पहले से, वो इसी के लिए चलता आ रहा है। कई हजारों सालों से यरूशलेम के लिए लड़ाई चल रही है। इसराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो काफी सालों से ही चलता आ रहा है। जब से इसराइल का निर्माण हुआ है ये तभी से ही चल रहा है। मगर अभी हम जो तत्कालीन घटना है उसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाक्रम ईरान की तरफ कैसे मुड़ गया और ये जो इसराइल और फिलिस्तीनी विवाद था ये अभी हाल फिलहाल में कैसे हुआ। तो ये 6 महीने से कम ये लड़ाई अब तक जो है वो जारी है। हमें ऐसा लग रहा होगा क्योंकि बीच में जो न्यूज़ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वो जो समीकरण है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर मेन मुद्दा इसराइल का तो था ही। यहाँ पर हमास इसराइल की लड़ाई तो हो ही रही थी, मगर यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध भी आ जाता है बीच में। तो कभी कभी ये खबरें दबा दी जाती है, मगर ये यहाँ पर 6 महीने से कंटिन्यू वहां जो है फिलिस्तीन में वो लड़ाई चल ही रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर जो हमास है, जो आतंकी संगठन है गाजा स्ट्रिप का, यानी यहाँ पर का, इस क्षेत्र का, ये जो स्ट्रिप है इसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं, गाजा पट्टी कहते हैं। यहाँ पर का जो आतंकी संगठन है वो है हमास। मगर हमास जो है इसको पावर, इसको गन, इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारा की सारी करता है ईरान। और ईरान इसके पास का देश नहीं है, वो काफी दूर से बैठ के ये सारे काम कर रहा है। जैसे आप ईरान को देखेंगे तो ईरान इस क्षेत्र में पड़ता है। और सीरिया जो है वो ये हो गया, सीरिया में ही अभी हमला हुआ है। और जो इसराइल है वो छोटा सा एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वो इसराइल का है। तो ये जो इसराइल है 6 महीने पुरानी बात कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि उस समय का परिदृश्य क्या था। वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन में 2 एरिया, अगर फिलिस्तीन को मान सकते हैं तो ये वाला वेस्ट बैंक का एरिया और ये वाला है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक के अंदर छापेमारी की गई थी इजराइल के सैनिकों द्वारा और यहाँ पर 300 लोग के करीब इसमें मृत्यु हो गई थी। फिर वेस्ट बैंक के पास में ही जेरूसलम पड़ता है, जो यहाँ पर जो ये तीनों ही इसे अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। यहाँ पर रेड जब की गई तो वहां पर बदसलूकी की गई फिलिस्तीनी नागरिकों से। तो इसका जो प्रतिरोध था, इसका जो फायदा था वो हमास ने उठाया। और हमास ने वहां पर के आम जनता जो थे, जो नागरिक थे, उनको भड़का दिया, उनको उकसाया। उकसाने के बाद
जब वहां पर की जनता को लगा कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके बाद हमास ने डायरेक्ट ही जो मिसाइल्स है, कई सारी मिसाइल आपने सुना होगा उस टाइम न्यूज़ पे कि एक के बाद एक के बाद एक कई सारी मिसाइल्स जो थी वो इसराइल पर दागी गई हमास द्वारा। और हमास को ये जो जितने भी ये मिसाइल्स हैं जो दे रहे हैं वो ईरान दे रहा है। तो अब गजा पट्टी पर जो था वो आतंकी एक संगठन है, हमास जो है वो एक आतंकी संगठन है। और ये जो हमला था वो हमास ने ही किया, ठीक है। और हमास की जो मदद है वो ईरान करता है। और ईरान को सबक सिखाने के तौर पर अभी जो फिलहाल में जो एम्बेसी पे अटैक किया है वो इसराइल ने किया है, ताकि ईरान जो हमास को आश्रय दे रहा है, जो पावर दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है ताकि वहां पर के नागरिक मारे जाए, तो वो पॉलिसीज दोनों की ही खराब है। ऐसा नहीं है कि दोनों ठीक है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि हमारी जमीन पर आप आए हो और आपने कब्जा कर लिया है, अगर आप यूएन के हिसाब से चलते हो तो आप अपने क्षेत्र में रहो। उसके बाद जितनी जमीन हमें जो दी गई थी यूएन के डिक्लेरेशन के अनुसार, जो यूएन ने जो घोषणा की थी कि इतनी जमीन आप ले लो, तो इस हिसाब से आप हमें जमीन दे दो, तो वो भी नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर इसराइल जो है वो यही चाहता है कि हमारे पास जो आक्रमण कर रहे हैं, हमारी जो जनसंख्या, एक तो जनसंख्या इनकी कम है, मिडल ईस्ट में जनसंख्या किसी भी देश की ज़्यादा नहीं है, इसराइलियों की वैसी ही कम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहूदियों का जो नरसंहार किया गया, तो उसका थोड़ी सहानुभूति के पक्ष में आप कह सकते हैं कि इसराइल का निर्माण हो गया। और उस निर्माण का फायदा आप देखेंगे कि इसराइल तो एक पावरफुल कंट्री थी, उस पर कई सारे वॉर किए गए, और हर वॉर जो है वो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, जितने भी ये आसपास के देश हैं, वो हारते आए हैं। और इसराइल का जो अपना, इसी वजह से इसराइल ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी हाई कर रखा है, काफ़ी हैवी कर रखा है, उस पर काफ़ी ध्यान देता है ताकि कोई उस पर आक्रमण ना कर सके, उसकी जो जनता है वो उसको ना मार सके। अब इसराइल और फिलिस्तीनी जो विवाद है, क्योंकि इसी विवाद के थ्रू ईरान जो है वो बीच में आया। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ईरान ही क्यों बीच में आया। किसी भी देश को अगर ये इस्लामिक कंट्रियों का नेता बनना है तो उसे इसराइल के मुद्दे को मेन बीच में लाना पड़ता है। जैसे कि आप पाकिस्तान को देखेंगे, अगर पाकिस्तान में किसी की भी सरकार बननी होगी या बनानी होगी तो वो कश्मीर के मुद्दे को बीच में लेके आएगा। और कश्मीर के इशू को लाने का जरूरत इसलिए है कि हम कश्मीर को दिला देंगे, ताकि इससे एक ये रहे लहर कि हाँ ये मुद्दा बरकरार रहे बीच में। तो इसे धार्मिक रंग देते हैं, इसे पॉलिटिक्स में आने के लिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो यही कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट ना दोस्त होता है ना एनिमी होता, सिर्फ एक हित के लिए काम किए जाते हैं, और इसी हित को साधने के लिए यहाँ पर ईरान भी काम करता है। तो जो सबसे पहले 1917 में बात करते हैं, ये सारे की सारी नीतियां जो थी अंग्रेजों की बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स जो थे उन्हीं की नीतियां, ऐसी पॉलिसीज इतने खराब बनाए गए हैं जिससे कई देशों में विवाद होता ही आया। जैसे भारत के अंदर देखेंगे, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बनाया गया, वहां पर विवाद रहा। अब ये जो फिलिस्तीन में से इसराइल जो बनाया गया, वहां पर भी फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जहां पर उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। तो अब ये जो 2 देशों के बीच के अंदर एक तीसरा देश आ जा रहा है, मतलब 2 देश तो वो एक है, मगर तीसरा जो देश आ रहा है, तो वहां पर समस्या तो बनती ही है। जैसे भारत और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक पहले बांग्लादेश जो था, पूर्वी पाकिस्तान, वो बना हुआ था, तो समस्या तो थी उतनी दूर आने जाने की, तो कैसे आए किसी टेरिटरी को पार करके, वो भी एक समस्या थी। तो 1917 में जो बल्फोर्स घोषणा हुई, बल्फोर डिक्लेरेशन, उसके अंदर कहा गया कि ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको जो आपकी जेरूसलम वाली भूमि है वो हम आपको आपका मदरलैंड जरूर दिलाएंगे। और इसी के बाद जो उसके बाद देखेंगे कि यहूदीवाद का आंदोलन चला, इसमें कई लाख की तरह यहूदी जो थे वो यरूशलेम में आते रहे। और यहूदियों की एक खासियत है कि इनके पास दिमाग, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। इनका जब भी होंगे तो ये दबदबे वाली जो क्लास है, जो एलीट क्लास है, उसके अंदर आते हैं। इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सारे यहूदी ही हैं ज़्यादातर। तो यहूदियों के पास पैसे की कमी नहीं थी, इन्होंने फिलिस्तीनियों से जमीन खरीदी, जमीन ली, वहां पर जाके बसने लग गए। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर ने 60 लाख के करीब दही यहूदियों को मारा, तो वहां से यहूदियों का भी जो पलायन हो रहा था वो यहीं हो रहा था। उसके बाद यहूदी ने खुले तौर पर कहा कि आप अगर बसना चाहते हो तो विश्व के जितने भी यहूदी हो वो सारे के सारे आके यरूशलेम में आके बस जाओ, और खुला यरूशलेम में बुला लिया गया। तो यहाँ इसी चीज को लेकर विवाद हुआ कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप, दूसरे के देश के अंदर आके आप पूरी की पूरी अपनी जनसंख्या कैसे ला सकते हो और इसे अपना देश कैसे घोषित कर सकते हो। मगर ब्रिटेन उस समय पावरफुल था, तो उसने इसका बंटवारा कर दिया, और जो 14 मई 1948 से उसमें इसराइल आज़ाद हो गया और इसराइल एक अलग देश बन के आ गया। अब इसराइल अलग देश तो बना, मगर वहीं पर ही विवाद शुरू हो गया। पूरे के पूरी जो पश्चिम एशिया की थी, जिसे पश्चिम एशिया कहते हैं, एशिया के नजरिए से उसे पश्चिम एशिया कहा जाता है, और जो इसे यूरोप वाले कहते हैं उसे मिडल ईस्ट कहते हैं। तो ये पश्चिम एशिया की तरफ नजर गई कि यार जितने भी इस्लामिक कंट्री थे उन्होंने देखा कि ये कैसे कोई नया देश आके बन सकता है यहाँ पर, तो उन सबकी नजरें वहां पर चली गई। अब ये विवाद शुरू में खड़ा ही हुआ तो यूएन ने बीच में इंटरवेंशन किया। ब्रिटेन ने बनाया था, ब्रिटेन और यूएसए का मदद से ही एक तरीके से बना था। तो इन दोनों ने यहाँ पर इंटरफेयर किया यूएन के थ्रू कि आपको जो हिस्सा दिया गया वो हिस्से पे आप रहो। अब यूएन की बात का जो ये था कि यथास्थिति को बनाए रखो। अब जो
जो यहूदी रह रहे हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाए। इस घोषणा का विरोध किया इन सब अरब कंट्रीज ने और इन्होंने मिलकर आक्रमण कर दिया 1948 के अंदर इसराइल पे। इसराइल मगर छोटी सी कंट्री होने के बाद भी सबके छक्के छुड़ा के यहाँ पर जीत गया। अपनी इसराइलियों की ये कहानी तो सुनी होगी कि वो कभी हारते नहीं है। छोटे छोटे कंट्री है मगर बड़े से बड़े युद्ध को वो जीत जाते हैं। चारों साइड से आक्रमण होने के बाद भी वो युद्ध को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1956 में जब स्वेज कैनाल का जब विवाद हुआ तो इसके अंदर अमेरिका ने एक तरीके से धमकी देके इस युद्ध को छुड़वाया, मगर यहाँ पर इसराइल ने काफी हिस्सा जो मिस्र का था वो कब्जा कर लिया था। काफी हिस्से में इन्होंने जो जॉर्डन है उसका भी कब्जा कर लिया था। गोलन हाइट्स वाला जो एरिया है वो भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करना शुरू कर दिया था। फिर 1956 की जो ये थी ये तो हुई। फिर 1964 में पीएलओ का गठन हो गया। यासीर यारफात ने इन्होंने किया तो इन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य चाहते हैं जैसे पहले था और हम चाहते हैं इसराइल का विनाश। और इसराइल के विनाश के बाद से इसराइल की कान फिर खड़े हो गए कि यार ऐसे हमें कोई कंट्री मारने की कह रहा है। अब इसराइल को अपने अस्तित्व के लिए फिर से एक संघर्ष करने की जरूरत थी। फिर 1967 के अंदर देखेंगे कि 6 डे वॉर हुई जिसके अंदर उन्होंने गल्फ कंट्रीज हैं जो ये अरब देश हैं सारे के सारे इनके छक्के छुड़ा दिए। चारों तरफ से आक्रमण करने के बाद भी ये जीत गए और 6 दिन के अंदर इन्होंने घुटने पर टिकवा दिया। तो इस तरीके से ये दबदबा जो कायम कर लिया आसपास के एरिया को उन्होंने काफी जीत लिया। और अभी जो आप फिलहाल में फिलिस्तीन का मैप जो देखते हैं, जो ये नक्शा देखते हैं, ये 1946 के बाद बना हुआ नक्शा है। 1967 के बाद बना हुआ नक्शा है। 1967 में आप देखेंगे जो व्हाइट एरिया है ये सारा का सारा इसराइलियों ने कब्जा कर लिया है और फिलिस्तीन छोटा छोटा रह गया। यानी ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा और ये गाजा पट्टी वाला एरिया जिसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रिप की तरह, इसलिए इसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं, गाजा पट्टी कहते हैं, गजा पट्टी कहते हैं, गाजा पट्टी कोई गजा पट्टी, इस तरीके से इसका नाम को लिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो ईरान था, ईरान का रोल क्यों आया? ईरान का रोल इसलिए आया कि वो चाहता है कि इसका दबदबा जो है वो हमारा बना रहे, इस पूरे क्षेत्र में हमारा दबदबा बना रहे, इसलिए ईरान जो है वो बीच में आता है। ईरान का बीच में आने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईरान चाहता है कि मेरा पूरे जितने भी ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं इस पर कब्जा बना रहे, दबदबा बना रहे। मगर यहाँ सऊदी अरेबिया चाहता है कि दबदबा हमारा बना रहे क्योंकि ऑयल भंडार हमारे पास है, पैसा हमारे पास है। मगर पाकिस्तान भी बीच में कई बार आता है और वो कहता है कि यहाँ पर दबदबा हमारा रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है। मगर पाकिस्तान तो एक तरीके से थर्ड क्लास कंट्री हो चुकी है, पिछड़ा, जिसके पास खुद खाने को नहीं है वो कैसे किसी दूसरे कंट्री को चलाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग वाली ये कंट्रियाँ हैं, ये कंट्रीज हैं, इनका तो एक तरीके से ये तो दबदबा बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मेन लड़ाई हो जाती है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए का फ्रेंड है और सऊदी अरेबिया जो है वो जो यूएसए है वो इसराइल का फ्रेंड है। और यहाँ पर ईरान जो है ये यूएसएसआर जो पहले था और आज का जो रसिया है उसका फ्रेंड है। और इस समय आप देख रहे होंगे कि एक लड़ाई जो है वो यूक्रेन में भी चल रही है। तो यहाँ पर विश्व जब राजनीति पे जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो ये मुद्दा धर्म का कम होकर के ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना दबदबे का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इस मुद्दे की वजह से भी लड़ाई विवाद हमेशा ही बना रहता है और इसी वजह से ही ईरान अपना दबदबा बनाए रखे। क्योंकि यहाँ पर अगर अमेरिका, क्योंकि मित्र किसका है, वो इसराइल का है, अगर इसराइल को अमेरिका चाहे तो शांत कर सकता है और शांत कर लेगा तो इसराइल दोस्त हो जाएगा सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया का दोस्त हो जाएगा तो ये यहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले कैंप डेविड जो समझौता हुआ था उसके अंदर सीरिया ने तो मान्यता दे दी थी, सीरिया और एक और कंट्री थी उसने मान्यता दे दी थी कि हाँ इसराइल एक अलग देश है इस तरीके से। तो वो ये नहीं चाहता ईरान की वहां पर शांति व्यवस्था बने, क्योंकि शांति व्यवस्था जब बनेगी तो फिर कोई भी मिडल ईस्ट का नेता बनना चाहेगा तो वो कैसे आगे बढ़कर आएगा, कोई वहां पर अपना दबदबा कैसे बना पाएगा, कैसे, सिर्फ दबदबा बनाने की ही एक होड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है कि नेता कौन बनेगा, इस वजह से। इसलिए ये विवाद हमेशा चलता आता है। इसीलिए ईरान जो है वो हमास को खड़ा करता है गाजा स्ट्रिप पे कि आप जाओ, आप हमले करो। गाजा स्ट्रिप क्या छोटी सी जगह है, एक छोटा सा एरिया है, एक टेरिटरी तो है, भूभाग तो ये है। पहले एक देश था मगर अभी उसके पास तो ना सेना है ना आर्मी है, तो अब क्या है, वहां पर आतंकी संगठन है वो लड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जानने की जरूरी है कि हमास जो है वो आतंकी संगठन पश्चिम एशिया वाले कहते हैं, मगर हमास उसे कहता है कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही हैं। हमास क्या है, वो वहां पर चुनाव भी जीतता है गाजा पट्टी के अंदर और वहां पर वो एक तरीके से जीती हुई सरकार के तौर पर है। सरकार तो खैर नहीं कह सकते, सरकार तो के लिए तो एक जो राज्य है उसकी पूरे फंक्शन की जरूरत होती है। मगर यहाँ पर हाँ उसे हम सरकार ही इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वहां पर वो मेन है और यहाँ पर दो हिस्से फिर लड़ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो सुलह हो जाए, मगर सुलह हो इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर भी एक अलग ही कहानी बन रखी है। यहाँ पर क्या थे, जो
या अराफात थे, वो यहाँ पर के नेता थे, और ये गाजा पट्टी हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गाजा जो अराफात थे उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 राष्ट्र का सिद्धांत अपना लेते हैं और 2 राष्ट्र हम अलग अलग बना देते हैं, और यहाँ पर से वो इस चीज के लिए राजी हो गए। मगर जब उनकी मृत्यु हो गई 2004 के आसपास, तो ये 2006 में जो ये खड़े हुए हमास, तो हमास एक आतंकी संगठन था, उसने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। अब यहाँ पर कई सारे रीजन ये भी है कि शांति व्यवस्था हमास इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको तो रोजगार का साधन मिल रहा है, मरने वाला तो कोई और होता है, खाने वाला कोई और होता है। तो खाने वाला तो कभी मरता नहीं है, तो वो खाता ही रहेगा आराम से, उसकी जिंदगी चलेगी, लड़ाई जब तक होती रहेगी उसकी जिंदगी चलती रहेगी। तो इस वजह से भी वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इस समस्या को सुलझा दिया जाए, और ईरान चाहता है कि यहाँ पर अव्यवस्था बनी रहे, ताकि वहां पर कुछ समझ में ही ना आए, वहां पर दबदबा किसका बने, इसके लिए भी रहे, और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो एक देश के साथ दूसरे देश आपस में आके मिलते भी रहेंगे। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम चलते हुए आ रही है। ये काफी बड़ा एक तरीके से टॉपिक है, मगर मैं इसे छोटे में समझा पाया हूँ। मैंने जो मेन हो सका वो उसको कवर किया है। बाकी कभी और एक इस पे सेपरेट एक बड़ा लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर आप इस पूरे विवाद को समझ जाएंगे कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और कैसे चलता हुआ आ रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।